English Analyzer. Sam Sir, your English teacher. Welcome in my channel English Analyzer. Now today we will see very interesting lesson, very interesting novel. The title is To Sir with Love. But ये पूरा novel आपको नहीं पढ़ना है. And you can also see that the introduction of a narrator. His name is Estes Edward Ricardo Braithwaite. ये देखिए पूरा नाम. इसको आप शॉर्ट में कहोगे E.R. Braithwaite. सेकेंड थिंग यू कैन ऑल्सो से रिकी ब्रेथवेट, जिनका जन्म हो चुका था 27 जनवरी 1912 और उनकी डेथ हुई थी 12 दिसंबर 2016. Known as the E.R. Braithwaite was the Guineas-born British American novelist, राइटर, टीचर एंड डिप्लोमैट. वो सिर्फ नॉवेलिस्ट नहीं थे बल्कि राइटर, अच्छे अच्छे राइटर थे, टीचर थे, डिप्लोमैट थे, पॉलिटिशियन थे. Best known for his stories of social conditions and racial discriminations. उनकी जो कहानियां हुआ करती थी वो सोशल कंडीशन मतलब समाज की जो सिचुएशन है वो उसमें थी. रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग होता है पार्शियलिटी टुवर्ड्स द ब्लैक पीपल, जो हम यूरोप कंट्रीज में देखते हैं. जैसे यहाँ इंडिया में अनटचेबिलिटी थी, वैसे यूरोप कंट्रीज में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, मतलब ब्लैक एंड वाइट पीपल जो थे उनकी सुप्रीमेसी थी. वाइट पीपल हेट करते थे ब्लैक लोगों का. रेस मतलब जिसे हम उसको डिवाइड करते हैं ब्लैक एंड वाइट पीपल में. तो ये डिस्क्रिमिनेशन उनमें जो था, मतलब जो वाइट पीपल जो थे ब्लैक पीपल के साथ जिस तरीके से बिहेव करते थे, उनके राइट्स उनको नहीं देते थे, तो इसीलिए यहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक पीपल. ही वॉज द ऑथर ऑफ वन ऑफ द फेमस 1959 ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल टू सर विथ लव. ये नोवेल दुनिया के सामने आया था 1959 में. ये था इंट्रोडक्शन अबाउट द ऑथर. उसके बाद में ये देखो यहाँ पे दिया है कि उन्होंने क्या क्या लिखा है. ही ऑल्सो रोट अ काइंड ऑफ होम कमिंग अबाउट हिज टूर ऑफ अफ्रीका के टूर के बारे में लिखा था. काइंड ऑफ होम कमिंग, अ चॉइस ऑफ स्ट्रॉज, ये भी उनका अनदर बुक है. नोवेल सेट इन लंदन एंड रिलक्टेंट नेबर, ये तीसरा बुक है. मतलब यहाँ पे तीन बुक का रेफरेंस जो है, तीन बुक्स जो है उनका रेफरेंस दिया है. मेमोर का मीनिंग आप कंसिडर कर सकते हो मेमोरी. उनकी ऑटोबायोग्राफी. ट्रीटाइज का मीनिंग थीसिस, मैंने आपको पहले बताया था. Then, Braithwaite's numerous writing primarily deal with the difficulties of being an educated black man, a black social worker, a black teacher, simply a human being who found himself in a set of inhuman circumstances. इनह्यूमन मतलब अमानवीय जिसे हम कहते हैं. और सरकमटेंसेस, आजू बाजू में जो सोशल कंडीशन थी वो इनह्यूमन थी, मतलब राइट्स जो थे ब्लैक पीपल को उस वक्त नहीं मिलते थे. वो एजुकेटेड थे, यू नो दैट एजुकेटेड ब्लैक मैन, एजुकेटेड ब्लैक सोशल वर्कर एंड ब्लैक टीचर. ओनली वो ब्लैक मैन थे. इसकी वजह से जो सफरिंग उनके लाइफ में हुई है वो इस नोवेल में उन्होंने हमें बताई. ये था उनके तीन बुक का रेफरेंस और वो कैसे इंसान थे इसके बारे में. अब ये लास्ट जो पैराग्राफ है इसे आप शॉर्ट में लिखो. ये पूरा थीम ऑफ द नोवेल है और थीम ऑफ द नोवेल में आप देखोगे कि ये ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल है जो उन्होंने लिखा था. Autobiographical novel. Yeah, the narrator is an engineer, but to make both ends meet, he accept the but to make both ends meet. इसका मीनिंग है दो वक्त की रोटी नहीं मिलती थी. Though he was educated man, he accept the job of a teacher in the rough London East End school. अब दो वक्त का खाना नहीं मिल रहा है तो उन्होंने लंदन के एक स्कूल में जिसका नाम ईस्ट एंड स्कूल था वहाँ पे जॉब एज अ टीचर का जॉब एक्सेप्ट किया. फिर द स्कूल इज फुल ऑफ ट्रबल्स मेकर स्टूडेंट्स. लेकिन जब स्कूल में गए तो स्टूडेंट अच्छे नहीं थे. फुल ऑफ ट्रबल मेकर स्टूडेंट्स. ट्रबल मेकर मतलब ट्रबल क्रिएट करना, उनके लेक्चर में मस्ती करना, उनको पढ़ाने नहीं देना, ऐसे. हु वर रिजेक्टेड फ्रॉम द अदर स्कूल फॉर देयर बिहेवियर. और ऐसे स्टूडेंट जो अपने बिहेवियर के लिए दूसरे स्कूल में रिजेक्ट हो चुके थे. एट द बिगिनिंग, शुरुआत में, द नरेटर इज रिडिक्यूल्ड, उसकी मजाक उन लोगों ने उड़ाई. रिडिक्यूल्ड मतलब मजाक उड़ाना. ब्लीड इंसल्ट करना, और उनकी इंसल्ट भी उन्होंने की वो स्टूडेंट ने. और उसके बाद में बट लेटर ही इज अ काम डिमेनोर. ये वर्ड आपको भूलना नहीं है, काम डिमेनोर.
काम डिमेनोर का मीनिंग आप कंसिडर कर सकते हो, ही इज पीसफुल बिहेवियर, शांत स्वभाव, काम डिमेनोर, पेशेंस जो थे, एंड डिजायर टू सी देम सक्सीड ग्रेजुअली अर्न हिम देयर रिस्पेक्ट। उनका जो काम डिमेनोर था, गुड बिहेवियर, शांत स्वभाव, इसकी वजह से, और डिजायर थी कि स्टूडेंट में चेंज लाना है, उसकी वजह से उन्होंने उनमें चेंज लाया, और उनका जो रिस्पेक्ट है, देयर रिस्पेक्ट मतलब स्टूडेंट का रिस्पेक्ट जो है वो उन्हें मिला। तो ये था सोशल का मेन थीम की, सॉरी नोवेल का मेन थीम की नोवेल में क्या दिया है। अब आपको अगर ये नोवेल पढ़ना है तो आपको सबसे पहले पढ़ना होगा कि नोवेल के कैरेक्टर्स कौन से हैं। आपको 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा कैरेक्टर्स, जिसमें रिकी ब्रेथवेट नरेटर, जिनका नाम है E.R. ब्रेथवेट भी आप कह सकते हो, रिकी ब्रेथवेट कह सकते हो, नरेटर कह सकते हो। ये क्वेश्चन आएगा आपको 2 मार्क के लिए, जिसमें से मैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है उनको अंडरलाइन कर रहा हूँ, वही कैरेक्टर आपको बोर्ड एग्जाम में आएंगे, बाकी नहीं। पहला ये रिकी ब्रेथवेट, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो 2 मार्क के लिए आता है। गिलियन ब्लैकहार्ट ये नहीं है। मिसेस डेल इवेंट्स ये भी कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। डेनहैम का कैरेक्टर भी इंपॉर्टेंट है, और पामेला डेर इनका कैरेक्टर भी इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में मिस्टर फ्लोरियन जो हेडमास्टर है जिस स्कूल में वो ज्वाइन हुए थे वहाँ के। तो ये जो कैरेक्टर है सब मेजर कैरेक्टर है, 2-2 मार्क के लिए पूछेंगे। उसके बाद में माइनर कैरेक्टर, माइनर कैरेक्टर में ये सारे कैरेक्टर आपको पढ़ना जरूरी नहीं, बस इसमें एक ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर एफेमा फिलिप्स, ये याद रखना है आपको। फिर पॉटर जो है ये याद रखना है। सैपियानो ये कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में यहाँ पे दिया है पैट्रिक फॉरमैन, ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो 2 मार्क के लिए पूछा गया है। मैंने आपको अंडरलाइन करके इसलिए दिया डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये कैरेक्टर आज जब आप पढ़ोगे तो आपको इनकी प्रिपरेशन करके रखना है कि कैरेक्टर का रोल क्या है, कैरेक्टर का नेचर कैसा है स्टोरी में, और उन्होंने क्या रोल प्ले किया है। ओके, मेजर कैरेक्टर माइनर कैरेक्टर्स में से आप याद रखोगे ये कैरेक्टर जो 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा। नोवेल अगर पढ़ना है तो नोवेल के एलिमेंट्स जो हमने पार्ट नंबर 2 में डिस्कस किए थे, एलिमेंट्स में जैसे कि प्लॉट होता है, स्टोरी मतलब स्टोरी होता है, फिर थीम आता है, सेटिंग होती है नोवेल में, उसके बाद में जो हमने कहा लैंग्वेज, लास्ट में लैंग्वेज एंड डायलॉग्स होते हैं वो याद रखने, कैरेक्टराइजेशन क्या है उसका, और कॉन्फ्लिक्ट क्या है मतलब स्ट्रगल क्या है नोवेल में, ये याद रखना है। ओके, चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं अभी इस नोवेल का समरी, मतलब इसमें टोटल 122 इतने चैप्टर दिए इस नोवेल में, टू सर विथ लव। पूरे चैप्टर आपको नहीं पढ़ने, बट आपको पता होना चाहिए कि इस नोवेल की समरी क्या है। तो ये देखो, ये पैराग्राफ नंबर 1, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछे होगे, आई एम गोइंग टू टेल यू। यहाँ पे टू सर विथ लव इज अ वर्क ऑफ फिक्शन, ये फिक्शन का वर्क है, मतलब उन्होंने सोचा, इमेजिनेटिव एज वेल एज इज रियल एक्सपीरियंस इसमें दिया है, बट फिक्शन वर्ड यूज किया है। ये लाइफ ऑफ द ऑथर E.R. ब्रेथवेट, उनकी जिंदगी के बारे में लिखा है। द मेन कैरेक्टर है वो E.R. ब्रेथवेट वर्क एज ए इंजीनियर, वो इंजीनियर बनते हैं, इंजीनियर का काम करते हैं कुछ सालों तक ऑयल रिफाइनरी में, एंड ही सर्व इन द रॉयल ब्रिटिश एयरफोर्स इन द वॉर। और एक बात याद रखना है कि इंजीनियर के साथ साथ वो वार में उन्होंने एक रोल प्ले किया है, और एज अ सोल्जर उन्होंने उसमें रोल प्ले किया था, बट आफ्टर वॉर बीइंग अ ब्लैक पर्सन ही वाज अनेबल टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट, लेकिन ब्लैक पर्सन होने के बावजूद उन्हें काम नहीं मिला। एज द लास्ट रिसोर्ट ही अप्लाइड इन द स्कूल टू बिकम अ टीचर, फिर उन्हें लगा कि लास्ट अटेम्प्ट करके देखते हैं, इंजीनियर है, सोल्जर रहे हैं रॉयल ब्रिटिश एयरफोर्स में, उसके बाद भी काम नहीं मिलता है, तो काम उन्होंने ढूंढा और उन्हें काम मिला स्कूल में एज अ टीचर, एंड सरप्राइजिंगली ही इज एक्सेप्टेड एट द ग्रीनस्लेट स्कूल इन द लंदन ईस्ट एंड, और ग्रीनस्लेट स्कूल लंदन में उनको एक्सेप्ट किया, उनको वहां पे जॉब मिल गई। वो स्कूल का नाम याद रखो, ग्रीनस्लेट स्कूल है इन द ईस्ट एंड लंदन में, एंड इज सेट टू टीच द सीनियर क्लासेस ऑफ द स्कूल, और उनको जिम्मेदारी जो मिली वो सीनियर क्लासेस को पढ़ाने की। सीनियर क्लासेस मतलब 9th-10th की क्लासेस, बराबर स्कूल में थे। तो ये था पैराग्राफ नंबर 1, जिसमें E.R. ब्रेथवेट कौन थे और उन्हें क्या जॉब मिला। उसके बाद में पैराग्राफ नंबर 2 देखिए, वाइल just reading the novel we have to understand that the टाइम पीरियड समझना सबसे ज़रूरी है कि कौन से टाइम पीरियड में, उस वक्त इंग्लैंड में, लंदन में, वहाँ पर एक प्रॉब्लम था, और प्रॉब्लम क्या था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब ब्लैक लोगों का हेट करना, उनके राइट्स उनको नहीं देना, एंड इन विच द स्टोरी टेक प्लेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेथवेट फाइंड्स दैट इवन दो ही कंसिडर हिमसेल्फ ब्रिटिश, वो अपने आप को ब्रिटिश समझता था, लेकिन वो अपने आप को समझेगा इससे क्या है, ब्रिटिश लोगों ने तो उसको ब्रिटिश समझना चाहिए, एंड हैज सर्व इन द रॉयल एयरफोर्स,
द इंग्लिश डू नॉट कंसिडर हिम टू द वन ऑफ देम। लेकिन इंग्लिश जो पीपल थे उसको अपने में से एक नहीं समझते थे, भले ही उसने रॉयल एयरफोर्स में काम किया हो। दिस मेक ब्रेथवेट बीटर, और इसकी वजह से उसके मन में एक कड़वाहट थी। किसके प्रति? वाइट लोगों के प्रति, मतलब जो ब्रिटिश लोग थे उनके प्रति, यूरोपियन थे उनके प्रति। अबाउट द इंग्लिश एंड द कॉलोनलिज्म। कॉलोनलिज्म का मीनिंग आप लिख सकते हो अपर क्लास पीपल, ओके, एज वेल एज अबाउट ही इज अ वाइट स्टूडेंट, और वाइट स्टूडेंट भी ऐसे ही थे। तो ये दूसरा पैराग्राफ दिया है, टाइम पीरियड जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन उस वक्त लंदन में था उसके बारे में। पैराग्राफ थर्ड देखिए, जब वो स्कूल में गए, जब टीचिंग करने लगे तो उनके साथ क्या क्या हुआ। ब्रेथवेट्स टीचिंग पोजीशन स्टार्ट आउट रफली एंड ही इज एम्बैरेस्ड टाइम एंड अगेन। एम्बैरेस्ड, उसको एम्बैरेसमेंट फील क्यों हुई थी? एम्बैरेस क्यों फील करते हैं हम सब कभी कभी, मतलब हम हेजिटेट हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि ही कंसिडर हिज स्टूडेंट्स डिसरिस्पेक्टफुल, इल मैनर एंड मिशीवस। डिसरिस्पेक्टफुल मतलब रिस्पेक्ट नहीं करने वाले स्टूडेंट्स उनको मिले थे। इल मैनर, मैनर नहीं था उनके पास, नाम लेना, क्लास में मस्ती करना, ये सब वो करते थे। मिशीवस का मीनिंग होता है नॉटी, और बड़े बदमाश वो बच्चे थे। वाइल ही इज अ स्टूडेंट कंसिडर हिम टू बी आरोगेंट आउटसाइडर, और उसको बाहर का समझते थे। आरोगेंट आउटसाइडर मतलब हम में से, हम जो वाइट वाइट लोग हैं, जैसे कि वाइट मतलब ब्रिटिश है, उनमें से वो एक नहीं है, उसको वो अपने में से आउटसाइडर समझते थे, अनफैमिलियर समझते थे विद द सोशल इन्वायरमेंट इन विच दे हैव ग्रोन अप। और जिस इन्वायरमेंट में वो बड़े हुए थे वो इन्वायरमेंट अलग था और उसको वो अपना नहीं समझते थे, इसीलिए डिसरिस्पेक्टफुल, इल मैनर एंड मिशीवस वो क्लास में बनते थे। देन द स्टूडेंट्स हरास हिम, और उनको हरास करने की कोशिश उन्होंने की। हरास करना मतलब तकलीफ देना, यू नो दैट, हिम फ्रॉम द डे वन, पहले दिन से। तो हरासमेंट क्या क्या करते थे क्लास में, देखो, स्लैमिंग देयर डेस्क, बेंच को बजाना, स्लैमिंग करना, ड्यूरिंग हिज अ लेक्चर, एंड यूजिंग अ फाउल लैंग्वेज, बैड वर्ड यूज करना, एंड बुलिंग हिम, और उनकी इंसल्ट करना, उनकी बातें नहीं मानना। एक टीचर की बात अगर स्टूडेंट नहीं मानते तो टीचर को रियली बहुत इंसल्ट फील होता है, और वैसा वहाँ पे होता था। स्लैमिंग देयर बेंच मतलब डेस्क को बजाते थे, फाउल लैंग्वेज यूज करते थे, बुलिंग हिम इंसल्ट करते थे ग्रेट एक्सटेंट। इवन गर्ल्स स्टूडेंट, गर्ल्स भी कम नहीं थी, बॉयज तो बॉयज थे, लेकिन गर्ल्स स्टूडेंट डो नॉट स्पेयर अ मोमेंट टू हरास ब्रेथवेट। एक भी क्षण गर्ल्स भी उनको हरास करने के बगैर स्पेंड नहीं करते थे। इन द रिएक्शन टू द ब्रेथवेट वर्बली स्कॉल्ड द गर्ल्स, वर्बली स्कॉल करते थे, उन पे चिल्लाते थे, उनको बोलते थे कि हाउ यू आर शोइंग टू मी अनलेडी लाइक मैनर, तुम कैसे अनलेडी लाइक मैनर दिखाते हो। लेडी का एक परफेक्ट मैनर होता है, बट यहाँ पे गर्ल्स भी ऐसा बिहेव करते थे कि उन्हें वो अनलेडी लाइक मैनर लगता था। बीइंग अनरूली इन द क्लास, और ये बहुत बुरा उनको उस क्लास में लगता था। ये पैराग्राफ था हाउ एक्चुअली हिज स्टूडेंट्स, you know, that behavior with him, you know, as like that, behave with him। ये था इस पैराग्राफ के बारे में। अब आगे देखेंगे पैराग्राफ नंबर 4। इससे ईआर ब्रेथवेट को बहुत तकलीफ हुई, तो उन्होंने क्या आइडिया चलाई, देखते हैं। when he understand that his students, जब उन्हें पता चला कि his students, that outburst has not gained him any respect, इस वजह से कोई रिस्पेक्ट ही नहीं मिल रहा है, गेन बराबर, कोऑपरेशन फ्रॉम द स्टूडेंट्स, कोई कोऑपरेशन नहीं हो रहा है, तो ही चेंजेस हिज टीचिंग एंड हैंडलिंग टेक्टिक्स। उसने दो बातें जो है वो चेंज की। पहले तो टीचिंग चेंज किया और हैंडलिंग टैक्टिक्स, उनको अलग तरीके से हैंडल करना शुरू किया। ही डिसाइड्स, उन्होंने क्या डिसाइड किया यहाँ पे देखिए। ही decide in the class that to interact with them as though they are adult and respectable person, मतलब उन्होंने खुद उनको एक एडल्ट और रिस्पेक्टेबल पर्सन समझ के ट्रीट करना शुरू किया। यस, रिस्पेक्टफुली उनके साथ बात करना शुरू किया। ही रिक्वायर्स एवरी गर्ल बी रेफर टू मिस, और उसने कहा कि मेरे क्लास में हर एक गर्ल्स को स्टूडेंट्स नाम से नहीं बल्कि मिस कह के पुकारेगा, मतलब गर्ल्स को मिस कहना होगा। एंड दैट हिज स्टूडेंट्स कॉल्ड हिम, और उन्हें मुझे सर कहना होगा, इसलिए टाइटल दिया है, यू हैव टू से मी सर, मुझे सर कहो। बट स्टूडेंट जब सर कहने लगे तो वो भी अलग टोन में कहते थे, तो इसीलिए टाइटल दिया है कि तुम्हें सिर्फ मुझे टू सर नहीं कहना है, वही थलाओ, प्यार से सर कहना है। एंड एट फर्स्ट हिज स्टूडेंट फाइंड दिस लेवल ऑफ डिफरेंस रिडिकुलस एंड अननेसेसरी। स्टूडेंट को रिडिक्यूल लगा, ये मजाक लगा रहे, क्या है टीचर ने ये क्लास में गर्ल्स को मिस कहना है, और उनको ठीक है उनको सर कहेंगे, वही तो लव कहना है, और रिडिक्यूल मजाक लगा, अननेसेसरी लगा। हावेवर दे बिकेम अराउंड आफ्टर ओनली अ वीक,
only a few weeks, completely changing both their hygiene and their attitude. लेकिन कुछ वीक्स के बाद उनमें रियली चेंज हो गया. उनका हाइजीन, क्लीनलीनेस, देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स वन अनदर, एक दूसरे के प्रति देखना, सोचना, उनका एटीट्यूड बदल गया. दिस मेक्स द सक्सेस ऑफ ब्रेथवेट इन हैंडलिंग द स्टूडेंट इन अ वेरी एमिकेबल वे. एमिकेबल का मीनिंग लिख सकते हो फ्रेंडली. बहुत फ्रेंडली उन्होंने स्टूडेंट्स को अपने तरीके से उनके साथ बिहेव करके चेंज किया. तो ये क्वेश्चन आएगा आपको, हाउ E.R. Braithwaite changed their student. You know that changed their student. Then you can write here amicable way, as well as girls को मिस कहना है, मुझे सर कहना है, बट सिर्फ सर नहीं, कैसे कहना है? सर विथ अ लव, सर विथ लव, as like that. अब ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था कल्चरल एक्सपोजर के लिए. आप क्वेश्चन पेपर में देख सकते हो, व्हाट इज अ कल्चरल एक्सपोजर इन टू सर विथ लव. तो याद रखो, ये लिख के रखो, अगर आपके पास डायरी होगी तो. ये क्वेश्चन बोर्ड में आए, बस यही पैराग्राफ में आंसर है उसका. स्टूडेंट कुछ भी आंसर फेंक देते हैं तो वो रॉन्ग होता है और उसके बाद में 0 मार्क्स मिलते हैं. स्टूडेंट याद रखना है कल्चरल एक्सपोजर क्या है. मतलब E.R. ब्रेथवेट ने और क्या टेक्निक की स्टूडेंट्स को सुधारने की. टू इंक्रीज द क्लास कल्चरल एक्सपोजर ही टेक्स देम ऑन अ फील्ड ट्रिप, एक्सकर्जन्स टू म्यूजियम एंड थिएटर. फिर उन स्टूडेंट्स को उन्होंने अपने साथ फील्ड ट्रिप पे लेके गए, एक्सकर्शन बराबर जो पिकनिक्स होती है वहाँ पे लेके गए, म्यूजियम अलग अलग म्यूजियम में लेके गए, एंड थिएटर भी लेके गए, ड्रामा देखने के लिए, मूवी देखने के लिए थिएटर लेके गए. इसमें क्या हुआ कि स्टूडेंट एक दूसरे से मिले, उनको पता चला कि हमारे जो टीचर E.R. ब्रेथवेट है वो कितने अच्छे हैं, इसलिए इसको कल्चरल एक्सपोजर कहते हैं. एवरीवन सरप्राइज, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नेवर बीन. और बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं था कि यार सर तो बहुत अच्छे हैं, और हम उनको ऐसे समझते थे. अ वाइट फीमेल टीचर गिलियन ब्लैकार्ड, और उनमें से एक वाइट फीमेल टीचर थी जिनका नाम गिलियन ब्लैकार्ड है. उन्होंने तो अकम्पनीज द क्लास ऑन दिस एक्सकर्शन. दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ अ फ्रेंडशिप बिटवीन द ब्लैकार्ड एंड ब्रेथवेट. और वो वाइट फीमेल टीचर थी, उनकी फ्रेंडशिप ब्लैक कार्ड के साथ हो भी गई. क्योंकि जब आप इस जैसे मतलब आप स्टूडेंट्स अगर आपके टीचर के साथ फील्ड ट्रिप पे जाओगे, पिकनिक जाओगे, म्यूजियम जाओगे, समटाइम थिएटर जाओगे, तो आप बहुत बातें करते हो, आपकी जनरल बातें होती है, आपको स्टडी रिलेटेड बात नहीं होती, तो एक दूसरे को समझने का टाइम मिलता है. नॉट ओनली टीचर्स टू टीचर्स, स्टूडेंट्स टू टीचर्स, बट आप भी स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट एक दूसरे को समझते हैं कि क्या है हम. और इसकी वजह से ये कल्चरल एक्सपोजर बहुत सक्सेसफुल रहा. जो गिलियन ब्लैकार्ड के साथ उनकी फ्रेंडशिप हो गई. सिमिलरली ब्रेथवेट्स रिलेशनशिप विथ हिज स्टूडेंट इज अटेस्टेड मेनी अ टाइम्स. और बहुत टाइम मतलब स्टूडेंट्स की जो रिलेशनशिप है वो भी वहाँ पे चेंज हो गई. डोंट फॉरगेट द क्वेश्चन, कल्चरल एक्सपोजर क्या है, 2 मार्क के लिए आ सकता है. आगे देखो फिर क्या हुआ. Although his students frequently disappointed and hurt him, he learned to forgive them. भले ही वो मुझे डिसअपॉइंट करते हैं, मुझे नाराज करते हैं, बराबर मुझे अनहैप्पी करते हैं या हर्ट करते हैं समटाइम, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं उनको भूल जाऊंगा. फॉरगिव देम, उन्हें भूल गए उनके. दो दे डिसअपॉइंटेड, द स्टूडेंट्स कॉन्स्टेंटली सरप्राइज हिम विथ देयर मैच्योरिटी, एम्पैथी एंड नॉलेज. और बाद में स्टूडेंट्स ने भी उनकी मैच्योरिटी दिखाई, उनके प्रति मैच्योरिटी के साथ साथ एम्पैथी का मीनिंग लिखो काइंडनेस दिखाई, और उनका नॉलेज भी. और इस तरीके से ये नोवेल थोड़ा सा आगे जाता है. यू नो दैट 22 चैप्टर्स में से एक ही चैप्टर आपको पढ़ना है और वो चैप्टर है 17, बट आपको समझना है कि पूरे नोवेल में क्या दिया है. आगे का पैराग्राफ जो दिया है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इस नोवेल में. अनदर फैसेट का मीनिंग आप लिख सकते हो अनदर साइड ऑफ द स्टोरी. मतलब ये स्टोरी की दूसरी साइड क्या है, दैट विच ग्रेटली अफेक्ट्स इट्स द नरेटिव लाइज इन द हेवी हिस्ट्री ऑफ कोलोनियलिज्म. मतलब हेवी हिस्ट्री ऑफ कोलोनियलिज्म ये भी उसमें है. कोलोनियलिज्म मैंने आपको जो कहा, अपर क्लास ब्यूरोक्रेसी जिसे कहते हैं, इट्स अ डार्क कॉन्सिक्वेंसेस, मेंटल एंड फिजिकल ट्रॉमा दैट इंक्रीजेस ब्रेथवेट्स हेट्रेड एंड रैथ फॉर ब्रिटिश. ये तो हुआ कोलोनियलिज्म था, अपर क्लास ब्यूरोक्रेसी वहाँ पे थी, व्हाइट पीपल जो इंसल्ट करते थे ब्लैक लोगों का, इसकी वजह से मेंटल एंड फिजिकल तकलीफ जो है, ट्रॉमा उनको हुआ. यही नहीं बल्कि ब्रिटिश लोगों के प्रति हेट्रेड, एक हेट उनके मन में आया, एंड रैथ का मीनिंग लिखो एंगर भी बढ़ा कि यार ये कैसे लोग हैं, समझते नहीं है मुझे, दो आई एम अ ब्लैक पर्सन, व्हाई दे शुड नॉट कंसिडर मी एज वन ऑफ देम. एंड ही कॉन्स्टेंटली फील द प्रिजुडिशियल इफेक्ट्स ऑफ अ कोलोनियलिज्म. प्रिजुडिशियल का मीनिंग होता है ओल्ड थिंकिंग, जिसे हम पूर्वग्रह कहते हैं. मतलब पहली सोच जो अपने माइंड में होती है कि हाँ ये लोग ऐसे ही हैं, तो उसे प्रिजुडाइज उसे कहते हैं. इफेक्ट ऑफ द कोलोनियलिज्म व्हाइल लिविंग इन इंग्लैंड आफ्टर वर्ल्ड वॉर
टू, ये भी उनको समझ में आया। एंड दीज नेगेटिव एक्सपीरियंसेस फ्रिक्वेंटली शेप हिज थॉट्स एंड एक्शन। ये सारे जो नेगेटिव एक्सपीरियंस उनको आए हैं वहां पर, उसकी वजह से उसके थॉट भी चेंज हो गए। सम टाइम एक्शन, उसने एक्शन का मीनिंग है उन्हें बुरा लगता था तो वो कुछ एक्शन का मीनिंग होता है रिएक्ट होना। ब्रेथवेट इज अ सरप्राइज एंड शॉक बाय द कंडीशन इन विच दीज स्टूडेंट्स लिव। फिर बाद में उन्हें शॉक आ, शॉक मतलब सरप्राइज हुआ कि यार ये स्टूडेंट किस किस कंडीशन में जी रहे हैं। और उसके साथ साथ अल्सो फिजिकल ट्रॉमा, ट्रॉमा का मीनिंग जो इंजुरी कंसिडर कर सकते हो आप, ऑफ अ वॉर कैन बी सीन थ्रू आउट हिज टीचिंग एनवायरनमेंट। जो फिजिकल इंजुरी उसको हुई थी वॉर के दौरान वो भी हमें दिखाई देती है। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे देखा टू सर्व विथ लव, ये पूरे नोवेल की समरी। इसमें से आपको समरी अगर आती है तो 2 मार्क के लिए आएगी एंड आई होप यू कैन राइट इट वेरी वेल। ठीक है, तो आपको समरी ऑफ द नोवेल समझ में आ गई होगी। उसके बाद में देखो आगे दिया है प्लॉट सॉरी थीम ऑफ द नोवेल। थीम ऑफ द नोवेल के लिए मैं आपको सिंपल एक ही बात बताऊंगा कि सिर्फ ये पहला पैराग्राफ याद रखो कि इसमें क्या थीम है। थीम का मीनिंग लिख के रखो मैसेज ऑफ द नोवेल, मतलब नोवेल में क्या मैसेज दिया है ये हमें समझना चाहिए। देखिए ये है पहला पैराग्राफ, शॉर्ट पैराग्राफ, यही थीम है। यहाँ पे स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, स्टूडेंट और टीचर के बीच में क्या रिलेशनशिप रही, प्रिजुडाइज, जो प्रिजुडाइज है ओल्ड थिंकिंग क्या है लोगों की, रेसिज्म बराबर, ब्लैक एंड व्हाइट पीपल में जो डिस्क्रिमिनेशन था, रेसिज्म मतलब ब्लैक लोगों को उनके अधिकार नहीं देना, रेसिज्म आर द मेजर थीम्स ऑफ द नोवेल। ये आपने देखा 3 वर्ड याद रखो, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप एंड प्रिजुडाइज एंड रेसिज्म, ये मेजर थीम है नोवेल के। ये आपको 2 में से 1.5 मार्क्स यही 3 लाइन देगी। अब आगे हम थोड़ा सा देखते हैं और क्या थीम दिया है। Here Braithwaite gets a job of a teacher in the rather rough and notorious school. Notorious का मीनिंग इनफेमस होता है। ऐसी स्कूल में उन्हें जॉब मिल गया जहाँ पे सब बदतमीज स्टूडेंट थे। He finds that the students belong to a background that is not suitable for learning. और ऐसे स्टूडेंट थे कि उनका बैकग्राउंड लर्निंग के लिए सुटेबल नहीं था। Their overall development and progress, और उनकी जो प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट है वो भी अलग थी। He notices that the students are no mood to change their attitude and behavior. और उसने ये भी देखा अरे क्या स्टूडेंट है, मैं उनको पढ़ाता हूँ और उनका मूड वो चेंज नहीं करना चाहते, उनका एटीट्यूड बिहेवियर चेंज नहीं करना चाहते। Braithwaite with his novel and creative ideas, innovative techniques, understanding the students' psychology, उन्होंने दिमाग चलाया कि नहीं मुझे स्टूडेंट्स को तो चेंज करना चाहिए, कोई तो ऐसी टेक्निक यूज करनी चाहिए जिसकी वजह से इनका एटीट्यूड चेंज हो जाए, बिहेवियर चेंज हो जाए। फिर ए आर ब्रेथवेट ने क्या क्या किया ये भी आपको याद रखना है। क्रिएटिव आइडियाज, इनोवेटिव का मतलब न्यू टेक्निक्स, एंड अंडरस्टैंडिंग देयर साइकोलॉजी, ये बातें उन्होंने की। यस उनकी साइकोलॉजी, उनका माइंड क्या सोचता है। क्रिएटिव आइडियाज लाई, इनोवेटिव टेक्निक्स उन्होंने लाई। इनोवेटिव टेक्निक्स का मीनिंग है न्यू टेक्निक टीचिंग में, बोरिंग नहीं पढ़ाना, इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाना। एंड अल्टीमेटली विंस देयर हार्ट इन अ नो टाइम, और कुछ ही टाइम में उनका जो हार्ट उन्होंने विन किया, मतलब हार्ट जीतना ये बहुत मुश्किल चीज़ होती है स्टूडेंट्स की, पर उन्होंने जीता क्योंकि अलग तरीके से वो पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने नई टेक्निक्स टीचिंग में लाई, स्टूडेंट की साइकोलॉजी समझी। एंड दो ही वाज बुलीड, हरास, मेंटली फिजिकली टॉर्चर, भले ही उनके इंसल्ट उन्होंने की, बुलीड, हरासमेंट की, मेंटली फिजिकली उनको टॉर्चर किया, मेनी टाइम्स ही डिड नॉट लूज हिज पेशेंस। पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स। पेशेंस इंसान को रखना चाहिए हर बात में। और दो उनको बुलीड मतलब इंसल्ट किया, हरेस किया, मेंटली फिजिकली टॉर्चर किया, बट उन्होंने अपने पेशेंस नहीं खोए, उन्होंने अपने बिहेव को कंट्रोल किया। कंटिन्यू इम्प्लीमेंटिंग हिज नोवेल आइडियाज एंड टेक्निक्स दैट हेल्प हिम टू ब्रिंग अ सिग्निफिकेंट चेंज इन हिज स्टूडेंट्स लाइव्स। स्टूडेंट की जिंदगी में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट चेंज उन्होंने लाया। और कैसे लाया? सिर्फ पेशेंस की वजह से। नोवेल आइडियाज, न्यू आइडियाज उन्होंने ढूंढे थे, टेक्निक्स ढूंढी थी और स्टूडेंट को उन्होंने चेंज किया। ये थीम है उसका। अब दूसरी बात ये बताते हैं कि रेसिज्म के बारे में। जब ईआर ब्रेथवेट लंदन में थे तो उनके साथ कैसे बिहेव होता था, ये था इस पैराग्राफ में। रेसिज्म प्रिवेलेंट इन ग्रेट ब्रिटेन ड्यूरिंग 1940s। 1940s में ये तो रेसिज्म सब जगह था। रेसिज्म का मीनिंग होता है कि ब्लैक लोगों को, जो ब्लैक पर्सन होते थे, ब्लैक पीपल होते थे, उनको उनके राइट्स नहीं देना, उनके साथ बुरा बिहेवियर करना। And this is a time period during which the truce with love takes place is of a primary significance in the novel.
और आपको टू सर विथ लव में ये प्राइमरी सिग्निफिकेंट दिखता है रेसिज्म का। द नरेटर साइट्स का मीनिंग है टेल्स, लिखो वहां पे। नरेटर टेल्स अस रिपीटेड इंसिडेंट्स, अलग अलग कहानियां वो हमें बताते हैं, विच ही एक्सपीरियंसेस द रेसिज्म ऑफ व्हाइट ब्रिटन्स, व्हाइट ब्रिटन लोगों ने उसके साथ जो किया उसके एक्सपीरियंस यार ब्रेथवेट ने हमें बताए। अब वो क्या क्या एक्सपीरियंस थे, इसके ऊपर भी 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा आपको, तो भूलना नहीं है वो एक्सपीरियंस क्या क्या थे। यहाँ पे मैंने रेड मार्कर से इंक्लूड किया है कि व्हाट एक्सपीरियंसेस एक्चुअली ही गॉट विद द ब्रिटिश मतलब बाय द ब्रिटिश पीपल, इंक्लूडिंग एनकाउंटर ऑन अ बस। जब वो बस में जाते हैं तो उसको लात मार के नीचे गिरा देते हैं। जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो बोलते हैं कि आपको जॉब नहीं मिलेगी एट अ ग्रीनस्लेट स्कूल। वेन सर्चिंग फॉर हाउसिंग, और घर ढूंढने जाते हैं तो घर नहीं देते हैं। मतलब अगर वो रेंट के ऊपर घर लेना चाहते हैं तो लोगों ने उसको घर नहीं दिया क्योंकि वो ब्लैक थे। एट अ रेस्टोरेंट्स विथ हिज गर्लफ्रेंड, और जब रेस्टोरेंट में जाते हैं उसके गर्लफ्रेंड के साथ तो भी वहाँ पे बदतमीजी करते हैं वाइट स्टूडेंट्स, वाइट स्टूडेंट नहीं कहूँगा, वाइट पीपल। तो ये था जो हम कहेंगे कि रेसिज्म किस तरीके से उनको बैड एक्सपीरियंस आए थे। ये जो रेड मैंने हाईलाइट किया उसको एक बार आप फिर से सुनो, देन यू विल अंडरस्टैंड हाउ देयर बिहेवियर वाज। देन आगे आप ये पैराग्राफ देखो अभी। एट द आउटसेट ब्रेथवेट इज स्ट्रक बाय द अनएक्सपेक्टेडनेस ऑफ सच प्रिजुडाइस। उन्हें बहुत बुरा लगा ये प्रिजुडाइस जो थी, ओल्ड थिंकिंग जो थी इन लोगों की, इसकी वजह से अनएक्सपेक्टेड उनको सब लगा। ही वॉज ब्रॉट अप इन अ ब्रिटिश गुएना एंड ही viewed himself as a British citizen। वो अपने आप को ब्रिटिश सिटीजन मानते थे क्योंकि ब्रिटिश गुयाना में उनके वो बड़े हो चुके थे। नॉट एज द जस्ट अ ब्लैक ब्रिटिश सिटीजन इन अ ब्रिटिश कॉलोनी, एंड ही सर्व द ब्रिटिश ग्रेट ब्रिटेन इन द रॉयल एयरफोर्स। उन्हें लगता था कि यार मैंने रॉयल एयरफोर्स में जॉब किया है एज अ सोल्जर, तो मैं भी ब्रिटिश सिटीजन हूँ, लेकिन ब्रिटिश पीपल उनको ब्रिटिश नहीं मानते थे। That gave him a respect and esteem in a society. The day he left the job, जब उन्होंने जॉब छोड़ दिया उसके बाद में he find himself to be an outsider। जॉब था तो तब तो सब कुछ ठीक था, सोसाइटी में रिस्पेक्ट था, लेकिन जब से जॉब चला गया तो कोई उसको ना रिस्पेक्ट देता था क्योंकि वो कॉमन बन गए थे उसके बाद में, और उनके ज़िंदगी में तकलीफ बढ़ चुकी थी। उसके बाद में लास्ट पैराग्राफ देखो जो थीम में आपको याद आएगा, मतलब काम आएगा। ब्रेथवेट्स एक्सटेंसिव एक्सपीरियंसेस एंड एजुकेशन वाज ऑफ नो यूज इन अ जॉब इंटरव्यू। भले ही उसके बाद एक्सपीरियंस था, एजुकेशन था, लेकिन जॉब इंटरव्यू में कोई लोग उन्हें जॉब नहीं देते थे। क्यों नहीं देते थे, क्या बताते थे? दैट ही इज इन्फॉर्म, उनको इन्फॉर्म किया जाता था द जॉब वाज ऑलरेडी फिल्ड, जॉब भाई यहाँ पे जॉब अवेलेबल नहीं, इज ओवर क्वालिफाइड, और तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो यार, as like that। और फिर उसके बाद में दिस heightened Braithwaite's सेंस ऑफ बिट्रेयल फॉर ब्रिटिश, और इसकी वजह से उनके मन में सेंस ऑफ बिट्रेयल, बिट्रेयल मतलब हेट, मैंने आपको बताया कि उनके मन में हेट क्रिएट हुआ। Interestingly, he never lashes out physically and only rarely does he do so verbally। लेकिन कभी उसने रिएक्ट नहीं किया। He exhibit patience endurance at time। हर जगह पे उन्होंने बस पेशेंस दिखाए, इंड्योरेंस, सब सहना। कोई भी इंसल्ट करता है, कुछ करता है तो वो सहते गए। अनदर ही डिस्क्राइब द वे द रेज का मीनिंग है गुस्सा, एंगर इनसाइड हिम इज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू हेट्रेड and so strong that he desired to hurt those who treat him unfairly। अब ये जो गुस्सा जो था उसके मन में हेट्रेड बन के सामने आया, और सम टाइम जिन जिन लोगों ने उसको हर्ट किया उनको भी उसने अच्छी तरह से ट्रीट किया, मतलब उसके प्रति उसने भी गुस्सा दिखाया। As a result of such experience, Braithwaite finds the students at the Greenslade School to be a bit notorious and rough। उन्हें पता चला था कि ये स्टूडेंट रफ है, नोटोरियस है, बदतमीज है बिहेवियर में, बट विद द प्रॉपर केयर एंड ट्रीटमेंट। लेकिन उनकी अगर अच्छी केयर की ट्रीटमेंट की, ऑल द स्टूडेंट्स वुड श्योरली अचीव सक्सेस एंड डिजायर गोल्स इन देयर लाइव्स। इसकी वजह से स्टूडेंट्स ने जब उन्होंने उसको अच्छी तरह से ट्रीट किया, उसके साथ अच्छा बिहेव किया, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स में चेंजेस हो गए। तो यहाँ पर हमने देखा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप देखोगे दैट द चैप्टर मतलब जो नोवेल है टू सर विथ लव, उसके मेन कैरेक्टर्स, माइनर कैरेक्टर्स, और दूसरी बात मैंने आपको बताई समरी ऑफ द नोवेल। टोटल 22 चैप्टर्स है, उसमें हमने समरी देखी। समरी अगर आपको अच्छी लगी होगी तो शॉर्ट पॉइंट लिख के रखो। और फिर उसके बाद में लास्ट हमने देखा यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट थीम ऑफ द नोवेल। Yes,
इसी के साथ ये पार्ट नंबर 1 ख़त्म हो गया। अब हम मिलेंगे पार्ट नंबर 2 में, जहाँ पे सिनॉप्सिस क्या चीज़ है और चैप्टर नंबर 17 क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब करो चैनल को, या आई लाइक टू।